टाइम्स नाउ नव भारत और आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज की एक अहम खबर बता दूं जो दिल्ली एनसीआर से है। वो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लोगों ने बारिश महसूस की। उनको लगा कि अब उमस से कुछ राहत मिलेगी। बहुत दिनों से उनको उमस महसूस हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद जल भराव की बेहद खतरनाक तस्वीरें देखने को मिली। वो तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। सुबह सुबह ऑफिस गोअर्स निकले घर से ऑफिस जाने के लिए और रास्तों में कई जगह फंसे हुए नजर आए। पहले आज की ये दो अहम खबरें आप देख लीजिए। जो दो बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है विपक्ष। संख्या बल के आधार पर उसका भी मालूम है कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अविश्वास प्रस्ताव अगर सरकार गिराने के लिए लाया जाने वाला है तो कम से कम सरकार गिराने की स्थिति में तो नहीं है। विपक्ष को यह बहुत अच्छे से मालूम है। विपक्ष इस बात का एहसास करते हुए बता रहा है कि हम केवल प्रधानमंत्री को मणिपुर के संदर्भ में बातचीत के लिए, चर्चा के लिए लाना चाहते हैं और इसीलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं ज्ञान-वापी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आप जानते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में एसआई सर्वे के लिए कह दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर ले और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन तब तक आप ये भी जानते हैं कि सर्वे के काम का एक हिस्सा हो चुका था और जानकार ये कह रहे हैं कि अभी तक के सर्वे में जो बातें सामने आई हैं वो अपने आप में ये इंगित कर रही हैं कि ये जगह हिंदू पक्ष से ताल्लुक रखती है। और अब जरा बहुत जल्दी से आपको यह भी दिखा देता हूं कि यहां आज वो कौन सी खबरें हैं जो आपको सुबह सुबह जान लेना चाहिए। खास तौर से दिल्ली एनसीआर के करीब रहने वाले लोगों को तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अब यहां देखिए आप दिल्ली एनसीआर में आज सुबह अचानक तेज बारिश होनी शुरू हुई। 5 बजे के आसपास से ये बारिश होनी शुरू हुई और तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। वहीं दिल्ली नोएडा के कई इलाके पानी में डूब गए और अब कई रूट्स पर जाम लगा हुआ है। वाटर लॉगिंग हो गई है। लो लाइंग एरियाज, ऐसे एरियाज जिनको बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यहाँ पर अगर तेज बारिश हुई तो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। कई जगह जो सीवर सिस्टम है वो भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। प्री मॉनसून मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुआ और कई जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ ये ध्यान नहीं रखा गया कि लेवलिंग इस तरह से की जाए कि वहाँ पानी का जमाव ना होने पाए। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ ये वाटर लॉगिंग तमाम जगहों पर। ये वो इलाके हैं दिल्ली और आसपास के जहाँ वाटर लॉगिंग हुई है तेज बारिश के बाद। खास तौर से क्योंकि मैं खुद अभी कुछ देर पहले ऑफिस पहुंचा हूं, मैंने खुद भी ये महसूस किया कि कई जगहों पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि ऑफिस जाने वालों को खासी मुश्किलें पेश आ रही थीं। गाड़ियां लगभग उनके पूरे टायर डूबे हुए थे। कई जगहों पर एग्जॉस्ट डूबे हुए थे और एग्जॉस्ट डूबे होने की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां खराब भी हो गईं, बंद पड़ गईं। उसकी वजह से अलग जाम लगा। ज़बरदस्त बारिश ने खासी परेशानी बढ़ाई है। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और उससे लगा हुआ नोएडा। दोनों ही जगहों पर बारिश होने के बाद 1.5-2 घंटे के भीतर कैसे हालात बन गए, इन तस्वीरों में आप बहुत स्पष्ट इसको देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के करीब से गुजरने वाली एक नदी है हिंडन और हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ जाने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी हाउसिंग सोसाइटी के सीवर सिस्टम की पोल खुल गई। हिंडन का जलस्तर बढ़ने से सीवर सिस्टम ठप हो गया और हिंडन में बाढ़ की वजह से सीवर से पानी वैसे नहीं निकल रहा जैसे उसे निकलना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सीवर सिस्टम बैक फ्लो कर रहा है। जल भराव से सोसाइटी के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी का क्या हाल है। हर जगह पानी भरा हुआ है। भारी जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंडन में आई बाढ़ का ही पानी भरा हुआ है, बल्कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही का यह नतीजा है कि हिंडन में गिरने वाला गंदा पानी सोसाइटी में तैर रहा है। सीवर सिस्टम बैक फ्लो होने की वजह से सोसाइटी में बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप देख रहे हैं ये हालात। वहां की एक सोसाइटी में आप देखिए पूरा का पूरा ये हिस्सा लगभग एक नीचे का पूरा फ्लोर आप देख रहे हैं कि ये पानी में डूबा हुआ है। इको विलेज सोसाइटी से ये तस्वीरें हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से ये तस्वीरें देखिए। इको विलेज सोसाइटी के अंदर यहाँ ये पानी और इसमें डूबकर निकलती हुई गाड़ियाँ, लगभग पूरा चक्का डूबा हुआ। और ये स्थिति थोड़ी सी ही बारिश के बाद बन गई। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ सीवरेज सिस्टम का कितना ध्यान रखा गया है बनाते हुए। कई साल बाद
नोएडा और गाजियाबाद में बहने वाली जो हिंडन नदी है अपने इस तरीके के विकराल रूप में नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के कई निचले इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू अभियान देखने को मिला है। हैबतपुर में बाढ़ की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ ने 100 साल की महिला की भी जान बचाई है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 77 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के बाढ़ के कहर को देखा जा रहा है। बाढ़ की वजह से 5 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, जिससे 3.5 लाख लोग दहशत में जी रहे हैं। बाढ़ की वजह से 125 से ज्यादा परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। हिंडन कई सालों बाद इस रूप में दिखाई दी है। तेज बारिश की वजह से और कई जगहों पर आप जानते हैं नदियों में अभी एक समस्या ये भी है कि उनके दोनों तरफ एंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो आगे बढ़ते जाने का जो पैसेज है वो सकरा होता जा रहा है। और साथ ही ये भी कि कई जगहों पर सिल्ट इतनी जमा हो गई है कि उनके बहने का वो रास्ता, उसका फ्लो और ज्यादा कम क्षेत्रफल वाले इलाके से गुजर रहा है। और इस वजह से यहाँ नदियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से, और ये देखिए ये फिल्म सिटी के करीब, ये नोएडा में सेक्टर 18 और फिल्म सिटी यहाँ के दो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं यहाँ की। और वहाँ सुबह ये वो भीड़ है जो ऑफिस की तरफ जा रही है और वो किन दुश्वारियों का सामना करते हुए जा रही है वो आप यहाँ देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो आपको ये बताएंगे कि अचानक हो गई बारिश की वजह से और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से स्थिति बन गई। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, या वाकई प्री मानसून मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में लापरवाही बरती गई है जो अब यूं खुलकर सामने आ रही है। भावना किशोर आपको नजर आ रही है, हमारी संवाददाता, जो कि गाजियाबाद से जानकारी दे रही है आपको। और मोहित ओम हमारे संवाददाता सेक्टर 62 नोएडा से आपके साथ जुड़ रहे हैं। भावना, पहले आपके पास हिंडन आसपास की जगहों को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स काम में लगी हुई है। अभी क्या देख रही हैं आप वहां? और आसपास तो पानी ही पानी नजर आ रहा है जहां आप खड़ी हुई हैं। दिनेश, ये नोएडा का सूतियाना गांव है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ओला यार्ड में कई सारी गाड़ियां, यानी 300 से ज्यादा गाड़ियां डूब गई। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, 6 फीट तक पानी था, तब तक गाड़ियां दिख रही थी। अब वो गाड़ियां आपको नजर नहीं आएगी। आप देखिए मेरे पीछे इस कदर पानी का लेवल बढ़ चुका है कि आसपास की जगह पूरा इस वक्त पानी ही पानी आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा गांव इस वक्त जलमग्न हो चुका है। कई सारी जो झोपड़ियां लोग यहाँ रहते थे उन्हें हटा तो दिया गया है सुरक्षित स्थान पर, लेकिन अब आपको यहाँ पर ऊपरी सतह पे सिर्फ पानी, ये पानी काफी ज्यादा गहरा है। और यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर किसान हैं जो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि धान, उनकी फसल का काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ का भी इलाका आपको दिखा देते हैं, यहीं पर वो तमाम जो गाड़ियां हैं वो डूब गई हैं। हमारा जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वो पानी 10 से 12 फीट तक ऊपर पहुंच चुका है। हिंडन नदी में आए उफान के कारण ना ही केवल गाजियाबाद के गांव, जैसे हमने कल कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी आपको नूर नगर से, और साथ ही साथ करहेड़ा गांव में जहां पर काफी नुकसान हुआ है। अब ये तस्वीरें सुतियाना गांव की है जहां पर आप देखिए, आपको दूर दूर तक देखिए। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बताई भावना, अपने दर्शकों के लिए बता दूं क्योंकि वो तस्वीरें उनके दिमाग में होंगी, जहां एक कतार में खड़ी हुई कई सारी कारें उनको आधी डूबी हुई दिखाई दे रही थी, आधी से ज्यादा डूबी हुई दिखाई दे रही थी। ये वो जगह है जहां पर एक जो कार एग्रीगेटर है उसकी गाड़ियां एक साथ लाइन पर खड़ी हुई थी और वो यहां पानी भरने की वजह से डूब गई। मोहित ओम के पास जाऊं उसके पहले आपको दिखाता हूं ये सुपरनोवा बिल्डिंग। ये असल में एक बहुत ऊंची इमारत है, नोएडा में ये इमारत बनी हुई है और वहां आप देखिए वहां से बादलों ने इस इमारत को पूरी तरह से ढक लिया है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बादलों की ये घटा किस कदर छाई आज नोएडा और आसपास, और फिर किस तरह टूट कर बरसी। असल में आप देखें तो कई सारे फैक्टर्स इस जल जमाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ये अचानक काफी तेजी से बरसे बादल, बेहद कम समय में बेहद ज्यादा बारिश हुई है। दूसरे यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो बहुत ज्यादा बारिश को एक साथ अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा ये कि कई जगहों पर वाटर लेवलिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के समय कैसे उसको स्तर बनाया जाना चाहिए कि वहां पर पानी जमा ना हो, इन तीनों की ही वजह से यहाँ पर जाम दिखाई दे रहा है और ये वाटर लॉगिंग दिखाई दे रहा है। मोहित ओम के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता नोएडा में सेक्टर 62 के करीब मौजूद हैं। वहां बड़ी तादाद में ऑफिस जाने वाले लोग इस समय इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे होंगे मोहित, और कम से कम आपके पीछे ट्रैफिक रेंगता हुआ तो दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिनेश, मैं आपको जगह पहले तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से जल भराव जो हुआ है। देर रात से जो बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, उसका जो असर है वो अब दिल्ली एनसीआर सड़कों पर नजर आ रहा है। सेक्टर 59 नोएडा के पास मैं खड़ा हूँ, जहाँ देखिए कि वाटर पंप से पानी निकालने की कवायद चल रही है और ये पानी जो है पहले पूरी सड़क पर मौजूद था, लेकिन प्रशासन यहाँ पे एक्टिव है और प्रशासन के एक्टिव होने की वजह से जो समय
से यहाँ पे पानी की जो निकासी है वो करवाई जा रही है। लेकिन इसका कारण, इसके इस जलभराव के कारण यहाँ पे एक लंबा ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है। ऑफिस के पीक आवर्स चल रहे हैं और पीक आवर्स के अंदर ट्रैफिक किस तरीके से रेंगता हुआ चल रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफें दो पहिया वाहन चालकों के लिए है, जो जिनकी बाइक जो है वो पानी के अंदर आधी डूबी हुई है। बहुत मुश्किल वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सड़क है जो सेक्टर 59 से सेक्टर 62 होते हुए NH 24 की तरफ जाती है। हैवी ट्रैफिक वाली सड़क मानी जाती है नोएडा में। और यहाँ पर इस वक्त हालात देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो यहाँ पे लेकिन कम से कम यहाँ इस बात की राहत है मोहित, और इसके लिए तारीफ किया जाना चाहिए कि प्रशासन यहाँ इनिशिएटिव तो ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम यहाँ कुछ कर तो रहा है। अगर यहाँ पर पानी भर गया है तो उसको वाटर पंप के जरिए वहां से हटाने का और ट्रैफिक को सुचारू रखने का काम कम से कम करने की कोशिश हो रही है। हमारे संवाददाता मोहित ओम मौजूद हैं सेक्टर 62 में। यहां आपको हम लेकर गए, लेकिन एक बार फिर से वहां लेकर चलेंगे जहां कारें डूब गई थी और आज कारें वहां से हटाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा में बाढ़ के प्रचंड प्रहार की हम बात कर रहे हैं। हिंडन नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर और बाढ़ का पानी ग्रेटर नोएडा में दाखिल हो गया है। सुतियाना गांव में बाढ़ आने से 350 गाड़ियां डूब गई थीं। ओला कंपनी की डंप यार्ड में खड़ी थी 350 कारें। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे अचानक हिंडन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने के साथ ही हिंडन का पानी सुतियाना गांव के पास बने यार्ड में घुस गया, जिससे पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये देख रहे हैं आप उस वक्त की तस्वीरें जब यहां अचानक हिंडन का जलस्तर बढ़ा। और ये जो ओला, आप जानते हैं ओला एक कार एग्रीगेटर है, टैक्सी एग्रीगेटर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी वो गाड़ियाँ जो काम नहीं कर रही हैं, जिनको यहाँ पर खड़ा किया गया था, जो यहाँ पर पार्क्ड थी बड़ी तादाद में। ये यार्ड है ओला का और यहाँ पर ये कारें अचानक बढ़े हुए इस पानी के स्तर में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखें लगभग पूरी कारें डूबी हुई हैं। और अब यहीं की तस्वीरें कंपैरिजन में आपको दिखाएंगे। पहले आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। सुतियाना, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। और अब आपको दिखाता हूँ वो तस्वीरें जो आज दिखाई दे रही हैं, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता भावना किशोर। और भावना किशोर ने अब वहां के जो हालात बताए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले जब करीब 6 फीट तक पानी यहां भरा हुआ था तो ये गाड़ियां डूब गई थी और आज तमाम गाड़ियों को वहां से ले जाया गया है। आज की तस्वीरें आपको भावना किशोर दिखाएंगी। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब इसी जगह की तस्वीर भावना किशोर के कैमरे की निगाहों से आप देखिए जरा। भावना दिखाइए, ये कंपैरिजन में हम दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को, कल वाली तस्वीरों को भी रखिएगा कंपैरिजन में, ताकि देख सकें हमारे दर्शक। हाँ, कंपैरिजन बिल्कुल। दिनेश, कल जिस तरह से वो गाड़ियां आपको दिख रही होंगी 350 गाड़ियां ओला यार्ड में, लेकिन आज आप देखिए आपको पानी ही पानी। जहां तक हमारे व्यूवर्स की नजर जाएगी, ये आगे जाके पूरी सोसाइटी है नोएडा की 123 और सुतियाना गांव यहाँ पर लगता है। यहाँ धान की खेती होती है और ओला यार्ड है। यहाँ पे करीब 500 गाड़ियां खड़ी रहती हैं और ऐसे में बताया जा रहा है करीब 250 से 300 गाड़ियां अब डूब चुकी हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या देख पा रहे हैं? पिछले 2 से 3 दिन में हिंडन नदी उफान पर था और अब गाड़ियां तो दिख भी नहीं रही। गाड़ी तो दिखनी बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। उसके बाद में अभी यहाँ पे पानी और बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद, क्योंकि इतना लॉस। प्रशासन की तरफ से मदद इतनी हुई है कि रात में खाना पहुँचाया। SDM साहब आए थे, DM साहब से थे और सारे DCP साहब से सब। पानी निकालने की कोई कोशिश की जा रही है? नहीं, पानी की कोई कोशिश अभी नहीं हुई है भाई। कितने लोग को यहाँ से हटाया गया, खाली कराया गया? काफी लोग, कम से कम 50 से 60 परिवार हमारे खेती सब्जी करने वाले थे, उन लोगों को भी तो निकाला है भाई। अच्छा भाई साहब आगे आइए। खेती को कितना नुकसान हुआ है? हम देख रहे हैं कि फसल ज्यादा है। खेती को बहुत नुकसान हुआ है। सब कम से कम एक आदमी की 50 60 हजार की वो है नुकसान है। अच्छा, उम्मीद था इस बार इतना ज्यादा हिंडन? उम्मीद नहीं। कितने साल बाद इस तरह की तस्वीर? 46 साल के बाद। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? और ऐसी तस्वीर बहुत नुकसान हुआ है। कितने सालों बाद ऐसा देख रहे हैं आप? 50 साल करीब, 40 साल। लेकिन दिनेश, 40 साल 46 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इस तरह की तस्वीर हिंडन नदी में नहीं देखने को मिली थी और अब लोगों का कहना है कि गाड़ियां दिखना बंद हो गई। देखिए काफी दलदली जमीन है क्योंकि लगातार 3 दिन से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं इस पूरे एरिया की अगर हम तस्वीर दिखाएंगे, इस वक्त कई गांव इसी तरह से डूब गए हैं। आपको घर नजर नहीं आएंगे क्योंकि पानी इतना ज्यादा है। ये बताया जा रहा है इसकी जो गहराई है कम से कम 10 से 12 फीट है। आपको थोड़ी थोड़ी तस्वीर दिख रही होंगी कुछ झोपड़ियों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कई घर इसी तरह से डूब गए हैं। खेती को काफी नुकसान इस एरिया में हुआ है और तेज बारिश हो रही है। NCR में बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से ये जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, उन तस्वीरों को आप दिखाती रहिए। खासतौर से ये जहां बाढ़ की स्थिति दिख रही है आपके एन पीछे, भावना, आप उनको दिखाएं और जरा आपके साथ मौजूद लोगों से ये भी बात करें। वो बता रहे हैं करीब 46 साल बाद इस तरह की स्थितियां बनी हैं। 46 साल बाद इस तरह की स्थितियां बनने के लिए जिम्मेदार क्या है? अचानक बहुत ज्यादा बारिश या भावना, आप सुन रही हैं मुझे? क्योंकि आप लगातार बोलती जा रही हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद आप सुन नहीं पा रही हैं। भावना किशोर हमारी संवाददाता, पहले क्या भावना अभी शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं, उनको रिकनेक्ट करते हैं हम फोन पर। मोहित ओम के पास एक बार फिर से चलते हैं। मोहित,
आपने दिखाया कि वहां वाटर पंप लगाया गया है। इस तरह के कितने वाटर पंप लगाए गए हैं, खासतौर से नोएडा की अगर आपको जानकारी है, किन किन जगहों को? क्योंकि मैं जब खुद ऑफिस के लिए आ रहा था तो सेक्टर 18 वाला जो फ्लाईओवर है उसके पास बड़ी तादाद में नीचे पानी जमा है, लगभग आधी आधी गाड़ियां डूब कर जा रही थी और वहां कोई वाटर पंप मैंने नहीं देखा। देखिए, कुछ जगह पे जो मोबाइल वाटर पंप्स हैं वो लगाए गए हैं, जो ट्रकों के माध्यम से पहुंचाए गए हैं। सेक्टर 62 की जो टनल है वहां पे हमने ऐसा वाटर पंप लगा देखा। सेक्टर 59 में आप देख रहे हैं कि वो रोड है जहां पे हैवी ट्रैफिक जो है वो नोएडा गाजियाबाद की तरफ जाता है, और उस जगह पर ऐसे वाटर पंप लगाना कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम है प्रशासन का, जिस वजह से यहाँ पे जो जल भराव की स्थिति पूरी सड़क पर देखने को मिल रही थी। क्योंकि जब सुबह से 1 घंटे का समय हो चुका है, जब बारिश काफी धीमी हो गई है, लेकिन जब बारिश तेज हो रही थी ये सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरे 360 डिग्री में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे सड़कों से पानी जो है वो इस वाटर पंप की वजह से कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जब थोड़ा थोड़ा वाटर जो पानी है जो सड़कों के किनारे अभी भी लगा हुआ है, जिस कारण जो ट्रैफिक की गति है वो काफी धीमी आप देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक सिर्फ रेंगता हुआ नजर आ रहा है, और जो ऑफिस टाइम है, जो पीक आवर्स है, अभी 9:15 बजे का वक्त है और 1 घंटे तक अभी ऑफिस आवर्स रहने वाले हैं। तो समझिए कि अगर इस तरीके से प्रशासन अगर सचेत ना होता, सकारात्मक कदम ना उठाता, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक जाम और ज्यादा देखने को मिल सकता था और इस सड़क पे ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित भी हो सकता था, क्योंकि सेक्टर 59 की सड़क पर पानी पूरी तरीके से भर गया था। और उसके बाद जब प्रशासन ने इस तरीके के पंप लगाए जिस कारण यहाँ पे पानी जो है बहुत तेजी से निकाला जा रहा है। तो जल निकासी हो रही है, उससे आप देख सकते हैं कि कितने प्रेशर से पानी जो है वो नाले की तरफ फेंका जा रहा है, जिस वजह से सड़क से पानी जो है वो तेजी से खाली किया जा रहा है। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है, अभी हालांकि बारिश धीमी है, लेकिन जो मौसम विभाग कह रहा है कि 28 तारीख तक तेज बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। तो इस प्रशासन को राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे इस तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा। तो जिस वजह उसी की मदद से ही लोग जो है वो इस ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होने से बच सकते हैं, और जो लोगों को परेशानी होनी है उससे बच सकते हैं। क्योंकि प्रशासन ने अगर थोड़ी सी ढिलाई बरती तो यहाँ पर भारी समस्या देखने को मिल सकती है। आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ट्रैफिक यहाँ पे सिर्फ रेंगते हुए नजर आ रहा है। ठीक गौतम। हमारे संवाददाता मोहित ओम और भावना ये जानकारी दे रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के आसपास क्या स्थितियां हैं। एक तरफ हमने आपको बताया सूतियाना गांव, जो कि ये आप नोएडा एक्सटेंशन में देख रहे थे, जहां लगातार होने वाली बारिश की वजह से हिंडन उफान पर आ गई और वहां एक अनाधिकृत तरीके से बनाया गया जो गाड़ियों का डंप यार्ड था, वहां वो पूरी गाड़ियां डूब गई थी। आज उनको रातों रात हटाया गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो जगह जहां वाटर लॉगिंग के संदर्भ में ये अंदेशा था कि स्थितियां खराब हो सकती हैं, वहां नोएडा प्रशासन ने वाटर पंप लगाया है। दिल्ली में भारी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी भरा है। दिल्ली से भी खबरें देख लीजिए। अभी हम नोएडा के बारे में आपको बता रहे थे, गीता कॉलोनी का इलाका पानी पानी हो गया है और यहाँ कई जगहों पर स्थितियां खराब इसलिए क्योंकि सुबह हैवी ट्रैफिक का टाइम होता है। यहाँ पर आप देखिए लोग ऑफिस जाने की जद्दोजहद में, और वहाँ किस कदर पानी भरा हुआ है और उस पानी से अपनी राह बनाते हुए लोग, ये देखिए आप जरा, ये भी वो जगह हैं जहाँ वाटर लॉगिंग को दिमाग में रखते हुए और वहाँ लेवलिंग इस तरीके से की जाए कि पानी जमा ना हो। सीवरेज सिस्टम प्री मानसून मेंटेनेंस के बाद पूरी तरह से काम कर रहा हो। अगर ये होता तो शायद ये वाले हालात ना बनते। हालांकि ये बात भी अपने आप में सच है कि जिस तरीके से बहुत कम वक्त में अचानक बहुत तेज बारिश हुई है, वैसे में ये सिस्टम अगर दुरुस्त होता तो भी उसको इस पानी को अकोमोडेट करना मुश्किल होता। और यहाँ जब कुछ गुंजाइश है उसके बाद तो जो स्थितियां हैं वो आपके सामने यहाँ तस्वीरों के जरिए पहुंच ही रही हैं। यहाँ गीता कॉलोनी का इलाका हम आपके सामने रख रहे हैं। गीता कॉलोनी दिल्ली में, यहाँ पर आप देखें ये पुश्ता के करीब, मतलब यमुना के का जो फ्लड प्लेन है उसके करीब का ये इलाका है, और वहाँ पर ये पानी आप जानते हैं कि बड़ी आसानी से भरने के बाद लॉग होगा, क्योंकि इसका वापस नदी की तरफ जाना या सीवरेज सिस्टम से आगे की तरफ निकाल दिया जाना और यहाँ लॉग ना हो ये सुनिश्चित कर पाना, ये एक चैलेंजिंग काम भी है। यहाँ पर आप देखिए गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब से ये गुजर रहे लोग और ये पानी इनके लिए बना मुसीबत। अब आप देखिए यहाँ सुबह सुबह ये लोग जो बाइक से स्कूटर से अपने अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से बगल से निकलने वाले जो चौपहिया वाहन हैं या ऑटो हैं, वो कई बार इस रफ्तार से निकल रहे होते हैं कि उनको पूरी तरीके से इस पानी से भिगाते हुए तरबतर सराबोर करते हुए निकल जाते हैं। और वो बेचारे ऑफिस जाएंगे तो अब किस स्ट्रगल के साथ काम करेंगे, क्या करेंगे, आज पूरा दिन कैसे उनका गुजरेगा, ये तो शायद बहुत छोटी सी बात है किसी को भी समझ में आने के लिए, लेकिन ये उतनी ही छोटी बात है कि इसको ध्यान में रखते हुए कोई इंतजाम किए जाएं। हमारे संवाददाता यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, भावना किशोर गाजियाबाद से आप तक जानकारी पहुंचा रही हैं। मोहित ओम हमारे संवाददाता नोएडा से। असल में भावना किशोर अभी जहां मौजूद हैं वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको नोएडा एक्सटेंशन आप कहते हैं, वहां पर सूतियाना एक गांव है
ये एक पुराना गांव है और हिंडन के किनारे बसा हुआ है। वहां उस जगह पर मौजूद हैं जहां अनाधिकृत तरीके से एक कैब एग्रीगेटर ने अपना डंप यार्ड बनाया हुआ था। यहां पर वो गाड़ियां खड़ी करते थे जो पैंडेमिक के समय में, कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लोगों से रिकवर की गई थी क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहे थे या फिर जिनमें ऐसी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से वो चलाने लायक रही नहीं थी। वहां पर ये गाड़ियां ले जाकर डंप कर दी जाती थी। यहां पर जो जमीन का ओनर है उसकी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग रही होगी इस कैब एग्रीगेटर के साथ, लेकिन यहां उसके बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। पुलिस ने इंटीमेट भी किया था कि ये फ्लड प्लेन पर बना हुआ इलाका है और यहां पर ये नहीं लगाई जानी चाहिए गाड़ियां, उसके बावजूद ऐसा हुआ था। भावना, इस तरीके की जगहें जब ये आपदा आती है तो ये पता चलता है कि अव्यवस्था कहां कहां थी और उसकी भी पोल खुलती है, जैसे इस मामले में सच्चाई सामने आई। बिल्कुल, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अव्यवस्थाओं की पोल खुलती है, प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल जाती है, क्योंकि कई जगहों पर इस कदर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है तो लोग खुद पानी में कई फीट तक चलकर बाहर आए हैं और साथ ही साथ अपने ट्रैक्टर से लोगों ने बाहर निकलने के लिए वहां पे रास्ते बनाए हैं। लेकिन अभी देखिए इस वक्त सुतियाना गांव की हालात किस तरह से हैं। जो यहाँ पर किसान है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि पूरा का पूरा गांव डूब चुका है। 10 फीट तक पानी है और आपको जो गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, जो यार्ड है वहां पर आपको अब गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। तो आप समझ सकते हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक जो तस्वीर देख रहे हैं, कभी इस गांव की इस तरह की तस्वीर नहीं थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 46 साल बाद हिंडन नदी में इस कदर बाढ़ आया है कि आसपास के गांव डूब चुके। अगर ये पानी का लेवल बढ़ता है तो दिनेश सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर बने हुए फ्लैट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आपकी नजर जाएगी तो आपको सामने बड़े बड़े यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगे, अपार्टमेंट्स दिखेंगे। तो नोएडा एक्सटेंशन में बने हुए अपार्टमेंट्स में भी पानी घुस सकता है अगर ये पानी का लेवल बढ़ता है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है 28 तारीख तक, यानी पहाड़ी राज्यों में देखिए किस तरह की समस्याएं हो रही है। वहां पे भूस्खलन हो रहे हैं, तमाम पहाड़ गिर रहे हैं। और अब जिस जैसे जमीनी आपने देखा होगा दिल्ली राजधानी में किस तरह से बाढ़ आ गई, तो नोएडा में भी कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं भावना, लेकिन मैं ये 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं ताकि उनको इस समय की जो वस्तु स्थिति है वो समझने में मदद मिले। यहाँ पर हमारी संवाददाता जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, साथ ही मोहित ओम जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली में शांति पथ की तस्वीरें देखिए आप, नोएडा सेक्टर 18 की तस्वीरें देखिए, रिंग रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंडी हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर जहां आप बहुत स्पष्ट देख पाएंगे, ये शांति पथ की तस्वीरें ही मसलन आपके सामने मैं बतौर उदाहरण रखता हूं, जहां पर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन किया गया है कि अगर बारिश होगी तो लेवलिंग इस तरीके से किया जाए, उस जगह की सतह का स्तर ऐसा बनाया जाए कि वहां वाटर लॉगिंग ना होने पाए। वहां वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई देती, लेकिन जहां पर चीजों को ग्रांटेड लिया गया है वहां चीजें दिखाई देती हैं कि यहां उसका असर है। मतलब हमने दिल्ली के वो पॉश इलाके आपको दिखाए जहां वाटर लॉगिंग जैसी समस्या नहीं होती। और ये तस्वीरें देख लीजिए जरा जो हम दिखा रहे हैं, यहां नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां आप इस जगह पर देख रहे हैं वाटर लॉगिंग के बाद यहां पर हिंडन का जल स्तर बढ़ा, तो उस जगह पर जहां पहले ही चेतावनी दी गई थी डंप यार्ड मत बनाइएगा गाड़ियों का, वहां 350 गाड़ियां खड़ी की गई थी और वो जब डूब गई तो रातों रात, क्योंकि अभी मसला सामने आने लगा, रातों रात इनको वहां से हटाया गया। अब एक भी गाड़ी वहां नहीं दिखाई दे रही। मोहित ओम आपको जहां से जानकारी दे रहे हैं वहां शुक्र इस बात का है कि वहां एक वाटर पंप लगाया गया है और उससे वाटर पंप से उस जगह इकट्ठा पानी को बाहर फेंका जा रहा है, तो कम से कम ट्रैफिक जो है वहां रुक नहीं रहा है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन रेंग रहा है। एक बार फिर से मोहित ओम के पास आपको लिए चलता हूं। मोहित ओम, लोग इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान चुके हैं, नियति का हिस्सा मान चुके हैं, या कभी आते जाते आपसे जब बात होती तो कंप्लेंट करते हैं कि मॉनसून के पहले और बेहतर मेंटेनेंस होना चाहिए? दिनेश, जिस तरीके से इस बार मानसून में बारिश हुई है, ये बारिश अनएक्सपेक्टेड थी। दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की बारिश नहीं होती, लेकिन इसके लिए सिस्टम कितना दुरुस्त था इसकी पोल जरूर खुलती हुई नजर आई है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, तीनों ऐसी जगह जो औद्योगिक जो ये राज्य सिटी मानी जाती है, मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर शहरों से यहाँ पे काम धंधे के लिए आते हैं। और ऐसे शहरों में इस तरीके से जल भराव की स्थिति जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल धीमा पड़ जाए या ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई है। क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि जब बारिश होती है तो ऐसी जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है? क्यों प्रशासन पहले से दुरुस्त नहीं था? क्यों प्रशासन को पानी भरने के बाद याद आया कि यहाँ पे इस तरह का वाटर पंप लगाना है? क्यों पहले से जल निकासी क्यों नहीं की गई? आप देख रहे हैं कि साइड साइड में पूरे नाले का एरिया है, जो पट्टी बनी हुई है, इसके नीचे एक बड़ा नाला बह रहा है। इन नालों की सफाई पहले क्यों नहीं कराई गई? अगर नालों की सफाई कराई गई होती है और सड़कों पर बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है मोहित, एक इंपॉर्टेंट सूचना मिल रही है। अभी भावना ने मुझे बताया था कि गाड़ियां वहां से हटा दी गई हैं, अभी सूचना मुझे ये मिल रही है कि गाड़ियां वहां मौजूद हैं। भावना, ये क्या कंफ्यूजन है, जरा इसको क्लियर कीजिए।
भावना किशोर, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कनेक्ट कीजिए, भावना को आवाज नहीं जा रही है, वरना वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है। एक बार जी दिनेश जी, आप एक बार हाँ बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिनेश, एक बार अपना सवाल लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गाड़ियां 350 गाड़ियां वो जो डंप यार्ड में खड़ी की थी इस कैब एग्रीगेटर ने, वो हटा दी गई हैं रातों रात, जैसा पहले मुझको आभास हुआ आपकी बातों से, या अभी खड़ी हैं और डूब गई हैं पूरे तौर पर? नहीं दिनेश, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि गाड़ियां डूब गई हैं, गाड़ियां हटाई नहीं गई हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं सर, यहाँ पे जो गाड़ियां मौजूद है, ऐसी जानकारी भी आ रही है कि उन्हें हटा लिया गया रातों रात। अब आप बताइए कि इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, अभी कोई गाड़ी नहीं हटाई गई है, ना हटाने की व्यवस्था है। किसी कारण वो पानी इतना चारों तरफ लगा हुआ, कौन हटा देगा उनको? कितना फीट तक पानी है? कम से कम भी ये लगा लो 15-16 फुट। तो ये पूरी 350 की 350 गाड़ियां यहाँ डूबी हुई हैं भावना, इसका मतलब ये? नहीं, कोई गाड़ी नहीं हटाई गई है, ना एक भी यहाँ से गया कुछ। गाड़ियां हटाई नहीं हटाई गई है, गाड़ियां दिख रही हैं। गाड़ी अरे तब तो ये इस पहलू को और बड़ा बनाता है। अब जरा वो जगह दिखाइए भावना अपने कैमरे से, वो जगह दिखाइए जहां पर ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, और कंपैरिजन में इस तस्वीर को हमेशा रखिएगा स्क्रीन पर। यहां पर देखिए आप, ये 350 गाड़ियां यहां डूबी हुई, और साथ में आप ये जगह देखिए, ये वो जगह है जहां पानी ने पूरे तौर पर गाड़ियों को डुबा दिया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अगर मैं पेड़ों की ऊंचाई के हिसाब से अंदाजा लगाऊं तो क्या ये गाड़ियां पूरी तौर पर डूब गई हैं इसलिए नजर नहीं आ रही हैं? ये थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो पर्टिकुलर जगह जहां पर ये यार्ड बनाया गया है उसको थोड़ा लेवल उसका नीचे रखा गया हो, इसलिए पेड़ आपको ऊंचाई पर और कम डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। अब ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर गाड़ियां, कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको फिर से आपको बता दें कि ये हिंडन के फ्लड प्लेन में, मतलब हिंडन के बाढ़ डूब क्षेत्र में आने वाला ये इलाका है, जहां पर क्या ये सोचते हुए कि यहां तो पानी आएगा नहीं, यहां पर ये गाड़ियां ले जाकर खड़ी कर दी गई थी। ये एक बड़ा कैब एग्रीगेटर है, एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कैब चलाने का, टैक्सी चलाने का काम करती है, और वो टैक्सियां, वो कैब जो कोविड महामारी के समय जिसके पैसे जो इसको चलाने वाले लोग थे, जिसके साथ पार्टनरशिप में ओला ने अपनी ये गाड़ियां उनको चलाने के लिए दी थी, वो पैसे नहीं चुका पा रहे थे और इससे वो कमाई नहीं हो रही थी जो एक्सपेक्टेड थी, तो गाड़ियां जब्त करके यहां खड़ी कर दी गई। या वो गाड़ियां जो अब चलाने नहीं रह गई थी और जिनको अब स्क्रैप में बेचा जाना था, उनको भी यहां खड़ा कर दिया गया था। कुल मिलाकर ये डंप यार्ड था जहां 350 के करीब गाड़ियां खड़ी हुई थी, और इस डंप यार्ड में पानी भरते स्थिति यहां पर तक पहुंची कि अब ये कारें पूरी तरीके से डूब गई हैं। मोदी पर अविश्वास प्रस्ताव, ये बड़ी खबर 10:05 पर आप देखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, और ये बताता हुआ ये पूरा मामला ये बताता हुआ कि यहां अचानक दिल्ली एनसीआर में जब 3-3.5 घंटे की बारिश हुई तो उसके बाद जनजीवन किस कदर प्रभावित हो गया थोड़ी तेज बारिश में। यहां पर आपने देखा बाढ़ और बारिश के बीच राजस्थान के उदयपुर से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, उस तरफ आपको लिए चलता हूं। उदयपुर में उफनती पुलिया पर फंसे 2 बाइक सवार, मोरवानिया पुल पर तेज बहाव में फंस गई बाइक, क्रेन की मदद से फंसे युवकों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यहां पर देखिए जरा, क्रेन की मदद से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीरें सावधान करने वाली भी हैं, डराने वाली हैं। सोचिए इस तेज धार के बीच में फंसे हुए ये लोग पल पल मौत के सामने खड़े हुए थे, और ये निश्चित रूप से उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए इनको यहां से निकालने का काम किया है। मोरवानिया पुल के ऊपर लोग फंस गए थे, बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे, और पानी निश्चित रूप से उनको इतना दिखाई दे रहा होगा कि यहां से निकलना जोखिम भरा है, लेकिन उसके बावजूद हिमाकत की गई, और हिमाकत की गई तो क्या हुआ वो आपके सामने है। बड़े मुश्किल से क्रेन के जरिए युवकों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंचा, क्रेन लेकर पहुंचा, और लोगों को, इन दोनों युवकों को यहाँ से निकाला गया। नदी के तेज बहाव में ये दोनों युवक फंस गए थे, बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे, रफ्ते के ऊपर से पानी बह रहा था और उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे, इतना बहाव तो उनकी बाइक झेल ले जाएगी। लेकिन जब बीच में पहुंचे तो उनको अंदाजा हो गया कि उनकी बाइक की इस बहाव के सामने हैसियत क्या है, और लेकिन तब तक बड़ी दिक्कत हो चुकी थी, वो फंस चुके थे और अब उनके भी बह जाने का खतरा था। वो एक जगह पर किसी एक सहारे को पकड़कर खड़े हुए थे, और तब तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा और उसने इन दोनों युवकों को यहाँ से बाहर निकाला। लेकिन ये अकेले नहीं है, देखिए बाकी भी जोखिम ले रहे हैं। दायरे में तो आप देख रहे हैं उनको जिन्होंने जोखिम लिया और बुरी तरह फंस गए और उनको बाहर निकाला गया, लेकिन उधर देखिए वो 3-4 खड़े हुए हैं, वो शायद इनको निकालने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। और ये देखिए, ये कुछ और लोग, मतलब वहाँ वो अकेले नहीं है, एक दूसरे की देखा देखी इस तरह का जोखिम लेने का सोचा गया और उसमें बड़े मुश्किल से फिर इनको निकाला जा सका। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाला तानसा बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के ओवरफ्लो होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तानसा डैम का एक गेट खोला गया है। तानसा डैम से
1100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब ये जो पानी छोड़ा गया है अचानक, इसकी वजह से आसपास के इलाकों में डूब और बाढ़ का खतरा बन सकता है। यहाँ पर देखिए, ये है तानसा डैम। ये तानसा डैम जो है, यहाँ पर पानी को एक तरीके से रोककर स्टोर करके मुंबई को पानी सप्लाई करने का काम किया जाता है। और तानसा डैम के ओवरफ्लो होने का जब खतरा हो गया तो डैम का एक गेट खोला गया, 1100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और अब आसपास के इलाकों के इसमें डूबने का खतरा बना हुआ है। अक्सर जब डैम भर जाते हैं तो उसके गेट को, उनके अलग अलग गेट्स को क्रमिक रूप से खोला जाता है, ये देखते हुए कि कितना पानी भर गया है और उसको कितनी देर में कितने पानी को निकासी की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट कितना रखना पड़ेगा, कितना पानी आता जा रहा है और कितने पानी को कितनी देर में बाहर निकाले जाने की आवश्यकता है, वरना डैम ओवरफ्लो हो सकता है या डैम को नुकसान पहुंच सकता है, जैसा हमने कल मध्य प्रदेश में देखा था। और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि अचानक काफी ज्यादा पानी वहां पर पहुंच गया। जब डैम बनाया जाता है तो इस बात को खातिर में रख के, इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ होगा, वो डैम की दीवारों पर कितना प्रेशर डाल रहा होगा, डैम की दीवारों को कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए ताकि इस प्रेशर को बेयर कर सकें। लेकिन जब पानी अचानक उससे ज्यादा काफी देर तक वहां रह जाता है तो उसके बाद ये दीवारें गिव अप कर जाती हैं और कई जगहों पर क्रैक्स आ जाते हैं, डैम टूट जाते हैं। इसीलिए ये डैम में बनाए गए जो गेट्स हैं उनको क्रमिक रूप से खोला जाता है। जैसे जैसे पानी का भराव डैम में ऐसा उस स्तर के ऊपर होने लगता है जिसको वहां मार्क किया जाता है कि ये डेंजर लेवल है। और यहाँ पर वही आप देख रहे हैं कि उस लेवल से जब ऊपर बढ़ा तानसा का पानी तो फिर यहाँ से ये गेट खोला गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इससे आसपास की जगहों पर डूब का खतरा बन गया है।